आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। नमस्कार श्रोताओं, इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी लेखिका और समाज सेविका प्रोफेसर डॉक्टर बीना बुदकी से। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर बीना बुदकी। डॉक्टर बीना बुदकी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सबका भी बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बीना बुदकी, मैं आपके बारे में जान रही थी, पढ़ रही थी कि आपने माँ बचाओ और परिवार बचाओ एक अभियान चलाया है। इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। ज्यादातर हमारे देश का नारा होता था बेटी बचाओ, माँ बचाओ, परिवार बचाओ। मैंने इसलिए अभियान शुरू किया था क्योंकि कलकत्ता जब मैं गई थी, वृंदावन जब मैं गई थी, मैंने देखा बहुत सी महिलाएं बेचारी ऐसी पड़ी हुई हैं। तो हमें पहले माँ को बचाना है, वही हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराएगी। तो इसके लिए मैंने समय समय पर बुजुर्ग महिलाओं को कई पैकेट वगैरह भी दिए हैं, क्योंकि घर में क्या होता है कि बुजुर्ग महिलाएं जब हो जाती हैं तो उनकी देखभाल करना या उनको कोई चीज देना वो थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। और इसके लिए मैंने किसको चुना? दूध वाले को, क्योंकि हमारे घर से दूध वाला गोरेगांव तक दूध देने जाता था। तो मैं रोज के 20 पैकेट उसको देती थी कि जिस घर में बुजुर्ग महिला है उसको ये एक पैकेट पकड़ा दो। उसमें मैं चना, गुड़, कब्ज की दवाई, शुगर की दवाई, सर में लगाने का बाम और ये टॉफियां, ये सारी ऐसी चीजें रखती थी। कभी कभी उसका दिल होता है कि कुछ खा लूं मैं, तो मैं उसको ये पैकेट एक बना करके रोज 20 पैकेट बनाकर उठा कर, और वो हर जगह पहुंचा देते थे। वो दूध वाला मेरा पहुंचा देता था। और उसके लिए मैंने एक वो रखा था कि जब आपको पैकेट मिल जाएगा तो आप मुझे फोन करके बताओगे कि आपको मिल गया। तो इसके लिए आप धन कहाँ से एकत्रित करती थी? मुझे काफी पुरस्कार मिले हैं। मुझे दुबई में भी एक 8 लाख का था, एक 6 लाख का था, एक 25 लाख का था। और भारत में भी मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड में का भी 5 लाख का है, सुहाग सम्मान 2.5 लाख का है, ये 1 लाख 1.5 लाख, मतलब ये सारे ये पैसे तो मेरे पास ही थे। उसमें से कुछ पैसे संस्था में लगा दिए थे। आप गूंगे बहरे बच्चों के भी बारे में बता रही थी कि आप उनकी मदद करती हैं। तो किस तरह से आप इन गूंगे बहरे बच्चों को ढूंढती हैं? देखिए, जब हम पंजाब गए थे तो मैं पहली बार एक संस्था में गई थी, वहां मैंने गूंगे और बहरे बच्चों का देखा था। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे होती है। तो मैंने स्पेशली वहां 5-6 दिन बिताए और मैंने उनको देखा कि कैसे क्या क्या इनकी प्रॉब्लम होती है। फिर ये मैंने दिल्ली में आकर के, गाजियाबाद में एक संस्था थी, इब्बार रबी का खुद का बेटा जो था वो गूंगा था। तब मैंने उसकी माँ को ही प्रेरित किया कि तेरा अपना बेटा है, तुम यहाँ पे टीचर बन जाओ और तुम खुद भी सीखोगी, दूसरों को भी सिखाओगी। और मुझे जैसे बच्चों के साथ खेलना, बात करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बच्चे खुश होते हैं। अभी मैं कश्मीर गई थी तो वहां भी ऐसे बच्चों का एक छोटे तारे करके एक संस्था है, तो मैं गई थी, मैंने उनके साथ दिन बिताया। क्यों? वो समझते हैं, भावनाओं को वो समझते हैं, सब समझते हैं। ऐसी महिलाओं को चुनती हूँ जो दिल से इन लोगों के लिए कार्य कर सके, क्योंकि ऐसा है, संस्था तो तभी चलेगी ना जब वहां काम करने वाला होगा, स्कूल तो तभी चलेगा ना जब वहां पढ़ाने वाला होगा। तो मैं इस तरह से उनको भी मदद करने की कोशिश करती थी। अभी जैसे ये जो गूंगे बहरे होते हैं, जब इनको हम ट्रेनिंग देते हैं तो ये अपने आप से छोटे छोटे लघु उद्योग करते हैं, लेकिन वो लघु उद्योग के लिए सामान ला के न है। और अब विडंबना कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, देखिए गवर्नमेंट कोई कमी नहीं करता है, वो पैसा देती है, लेकिन सही हाथों में पैसे नहीं है। मतलब अगर मुझे 50 चक्कर काटने पड़ेंगे 1 लाख रुपए के लिए, 2 लाख रुपए के लिए, तो मैं काम कब करूंगी? तो इसलिए कभी कभी मैं तंग हो जाती हूँ, मैं किनारे हो जाती हूँ। मैं कहती ठीक है, अभी भी जो है मैं ट्रांसलेशन का काम करती हूँ, या कभी ऐसे आप जैसे रेडियो में, टीवी में, कई जगह पे जैसे जब बोलती हूँ, या सेमिनारों में जाती हूँ जहां मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता है। मतलब जैसे आप चीफ गेस्ट जाएंगे तो वो टीएडीए तो आपको देते हैं, तो वो भी मैं संभाल के रख लेती हूँ। और रक्षाबंधन का जो पैसा मिलता है उसको संभाल के रखती हूँ। शिवरात्रि में हमारे यहाँ शिवरात्रि खर्च जैसे होली दिवाली में आपको मिलता है, ऐसे हमारे यहाँ मिलता है। या कभी कोई बुजुर्ग होता है, वो कहता है कि लो बेटा तुम मेरी बहन हो, ये रख लो, तो इस तरह का पैसा मैं संभाल के रखती हूँ। अभी मैंने तिरुकुलर साउथ के हैं, उनका 4 भाषाओं में ट्रांसलेशन किया था, तो उनके वहां से मुझे 1.25 लाख एक
का नेला था, तो कश्मीरी और डोगरी में किया था मैंने, तो वो पैसा मेरे पास जमा हो। अभी आपने कहा कि आप इस तरह से धन इकट्ठा करती हैं, आपने ये भी बताया कि आप गूंगे बहरे बच्चों से मिलती हैं, उनसे काम करवाती हैं ताकि उनको भी कुछ काम आए। वहां आप उन बच्चियों से भी मिली होंगी जो किशोर हो गई हैं या युवा होने की ओर अग्रसर है, उनकी शारीरिक जो चीजें हैं बदलाव आती हैं, क्या आपने कभी ऐसा कोई उनको भी समझाया कि किस तरह से काम समझाया? क्या मैंने ऐसी महिलाओं, लड़कियों को खासकर, अगर जैसे लड़की बढ़ती जा रही है और अगर मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, इसकी शादी हो सकती है, इसी के जैसा दूसरा लड़का वहां पे है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि शादी हो जाए, इनका घर बस जाए। अगर एक सुन नहीं सकता है, एक सुन सकता है, किसी भी तरह इनका अगर आपस में बन जाए तो शादी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा का घर बस जाए। तो इस तरह से मुझे जो सामने मिलता गया मैं करती गई। डॉक्टर बीना बुद्ध की आपकी बातें सुनने के बाद मतलब मुझे लगता है कि जिस तरह से आप काम कर रही हैं, मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। और मैं अब ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आप लेखिका भी हैं, आपने कहा कि आपकी शुरुआती लेखन से हुई, तो आप लिखती हैं, कश्मीरी लेखिका हैं, अब तक कितनी किताबें आप लिख चुकी हैं, क्या विषय रहते हैं आपकी किताबों के? तो कश्मीरी लेखन के बारे में हमें थोड़ा बताइए, किस तरह का लेखन है और क्या खासियत है कश्मीरी लेखन की? क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ तो नेचुरली मुझे वहाँ का ही अंदर से है। मेरी माँ ने मुझे कलम थमाई थी क्योंकि वो भजन गीत वगैरह मुझसे लिखवाती थी, तो वहां से मुझे लिखने का एक इंटरेस्ट पैदा हुआ, एक रुचि पैदा हुई। अच्छा, उसके बाद है कश्मीर की कश्मीरियत जो है सबसे, वहाँ शैविज्म और वहां की जो ललदेद है, आज इतने साल हो गए हैं, हालांकि ललदेद ने बहुत ज्यादा श्लोक नहीं लिखे हैं, वो 60-65 श्लोक ही लिखे हैं, लेकिन हर श्लोक जो है वो इतना प्रभावशाली है कि आज भी वो देश तो देश विदेश में भी उसकी चर्चा है और वहां के साहित्यकार भी उसको पूछते हैं। अच्छा, अभिनव गोथ का अगर आप देखें, तंत्र विज्ञान या शैविज्म, जितने भी विज्ञान है वो तो कश्मीर से ही शुरुआत हुए हैं। तो इसलिए जो है वहां के जो साहित्य की जो विशेषता है वो है शैविज्म। मतलब कि उसमें आज भी कोई परिवर्तन नहीं है और उसका आज भी कोई तोड़ नहीं है और बहुत मीठी लैंग्वेज है। आपने कश्मीरी साहित्य को फिर से जिंदा किया है, कश्मीरी जो लोरी है उस पर भी आपने काफी काम किया है, उसके बारे में भी हमें बताइए और गाकर भी सुनाइए। एक कश्मीर की जो खासियत है, देखिए आज आतंकवाद और ये सब बहुत कुछ फैला हुआ है, वो छोड़िए, लेकिन यकीन मानिए कि कश्मीर में जो इंसानियत, जो भाईचारा की जो भावना थी, वो मुझे पूरे वर्ल्ड में देखने को नहीं मिली। वहां अगर बगल में मुस्लिम परिवार होता था, इधर हिंदू परिवार होता था, मेरे बच्चे ने खुद बगल वाली जो मुस्लिम आरफा है उसकी माँ ने उसको कई बार दूध पिलाया, क्योंकि मैं नौकरी करती थी तो मेरा बेटा रोता था, वो दूध पिला देती, उसकी बच्ची रोती थी, मैं पिला देती थी। तो ये सारी चीजें चलती थी। अब हमारी माताएं जो थी वो मीट नहीं खाती थी, कुछ नहीं खाती थी, तो वो लोग कच्चा अनाज देते थे, आप खुद बना लो। तो ये जो भाईचारे की और जो इंसानियत का जो वहां था, वो बीच में फिर ऐसा दौर आ जाता है जैसे इन्फेक्शन आ जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं, तो ये हुआ। लेकिन वहां जैसा भाईचारा और जो प्यार मोहब्बत था वो मुझे पूरे वर्ल्ड में नहीं देखने को मिला। और वहां क्या होता था कि सूत काटते थे जिससे पश्मीना शाल बनते थे, तो महिलाएं जो थी वो सूत काटते काटते गाना गाती रहती थी, लोरियां गाती रहती थी। तो ये एक बड़ा अच्छा था। उससे क्या होता था कि मिनटों में वो सारा सूत कट के हो जाता था। तो मैंने भी कश्मीरी इसी तरह से ही सीखा और कश्मीरी लोरियां, कश्मीरी गाने और जो लल्ले शुरी के वाक है वो आज भी इतने फेमस हैं। उसको गा के भी लोग गाते, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन लोगों ने बाद में उसको लिख कर कलमबद्ध किया। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि वो इतनी सुरीली आवाज में है और सुबह जो 5 बजे से घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं हर मंदिर में, और लीला भजन ये सारा चलता ही रहता है। तो आप हमें कुछ गा के सुनाती हूँ। छुक्या जे दूरे दूरे रोजान, महबूब क्या सा इच्छा जान, महबूब क्या सा इच्छा जान, महबूब क्या सा इच्छा जान, यल से संग दिल सब तक मोम, तेल बुत बावै क्या गुदरो, क्या बात है, न छुक नारस शोर्य छकान, महबूब क्या सा इच्छा जान। इसमें प्रेमिका जो है वो प्रेमी से कहते हो कि तुम दूर दूर से बातें कर रहे हो, तुम नजदीक आके अपना दिल खोल के तो बात करो, तब तो समझ आए, नहीं तो खाली तुम आंख पे पानी छिड़ रहे हो, उससे क्या होगा। तो ये उसका गाना है। इसी तरह एक गाना और है, उसमें वो कहता है नारस्त फम्बस मिलको वल्लाह
मैं चैकुन दिल को जरनाब दूर चोनी। इसमें वो कहता है कि आग और रुई इसका आपस में बहुत आशिकाना है, इसमें आग लग जाती है, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। ये एक्चुअली ईश्वर स्तुति है। वो कहते हैं जैसा तुम मुझसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगी, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तो इसी तरह से आजकल एक वो आपने सुना होगा, ओकुस बोकुस तिलवन चोकुस तिलबो वनम तिलवन चोकुस। तो वो कहता है ये बताओ तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, तो आखिर फिर ये बताओ तुम हो कौन। तो ये इसी तरह और है कि गाढ़ा छो गाढ़ा छो गाढ़ा छो गाढ़ा छो तेली बाल गाढ़ा छो बड़ी गाढ़ा छो गाढ़ा छो। ये कश्मीरी मछली बेचने वालों का गाना है। तो मतलब ये वो लोग गाना गाती हैं कि गाढ़े हैं, मतलब मछलियां हैं, आओ इधर आओ, मेरे पास तरह तरह की मछलियां हैं, आओ आके खरीदो बैठ के। जी। तो इस तरह से ये सारी चीजें, इवन स्तुतियां भी जो है। तो कश्मीरी लोरी पर भी आप बात कर रही थी, कोई लोरी याद हो आपको? तो बताइए। निकलाल छुक शृंगित रोजान वत्साच ग्याजा छुक शंगान येलिच वादुन हैक तेलेब तेले दिमे ददगालन मन नत रोजक शृंगित इथेकन। मतलब वो कहता है जब तक तू बच्चा रोएगा नहीं तो मैं तुझे दूध कैसे पिलाऊंगी, तू रोएगा तभी तो तुझे दूध दूंगी। जी। और वहाँ के भजनों में भी एक सार है, एक तथ्य है। तो वो मतलब चाहे माँ की स्तुति हो चाहे शिव की स्तुति हो, तो वो सारी स्तुतियां जो है उनमें एक लय है, उसमें वो बंधा रहता है। तो आपने जो किताबें लिखी हैं उस पर कश्मीरी भाव का असर है, कश्मीरी जो समाज है। जो मैंने कहानियां शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, शरणार्थी लिखी है, नंगी इमारत का बलात्कार लिखी है, उसमें सब ज्यादातर कश्मीरी बेस पे ही कहानी पे आधारित है। किस बात को आपने अपनी कहानी में उठाया? कश्मीर की कौन सी विधा, कश्मीर की कौन सी जिंदगी, क्या ऐसी बात थी जिसे मतलब आपको कहानी लिखने पर मजबूर किया? किसी बात ने कचोटा होगा, कुछ ऐसी बातें आपने देखी? देखिए, जो नंगी इमारत का बलात्कार मैंने लिखा है कि जब कश्मीरी वहां से निकले थे तब वो अपने घरे भरपूर पर्दों से सजे हुए, ढके हुए, चादरें फैली हुई लगा के निकले थे। और जब वो सामान लेने के लिए जाते हैं या जब वो अपने मकानों में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां न तो चादरें हैं, न पर्दे हैं, न सामान है, न कुछ है, खाली दीवारें हैं। और उन दीवारों में भी गोलियों के निशान हैं। कहानी में वो कहते हैं वो औरत जब सामान लेने जाती है तो वो सिपाही से पूछती है कि बेटे यहाँ मेरे मकान में कौन आया, कोई आया था? तो उसने कहा माता जी आप सामान ले लो और चली जाओ, तुम ये मत पूछो यहाँ कौन कौन आया। यहाँ सब अपने अपने हिसाब से आए। पुलिस वाला आया तो वो अपने हिसाब से इंक्वायरी करने आया, पड़ोसी आया तो वो चादर खींचने के लिए आया। तो तुम ये मत सोचो कि यहाँ कौन आया, क्यों आया, कैसे आया, तुम अपनी जान बचा करके चली जाओ। वो कहती है मैं अपने पड़ोसी से तो जाके पूछूं जिसके हवाले में घर का है। तो वहां वो देखती है कि वो अपने घर का सारा सामान वहां फैला हुआ है। और वो वहां पे जब उनको देखती है तो वो कहती है मैं तो अपने शहर से भी गई और अपने पड़ोस से भी गई और अपने रिश्ते से भी गई। जी। जो शुरू की मैंने शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखी तो उसी पे मुझे अवार्ड भी मिले थे। फिर उसके बाद मैंने करीब 180 कहानियां मैंने ये जो कोविड में और आगे पीछे यही मतलब इस पे लिखी थी। तो ये सारा ही मेरी कहानियों में ये सारी चीजें जो आपने देखा, जो आपने जो हमने देखा, जो हमने सहन किया, आपकी अपनी हिम्मत थी, आपकी अपनी आत्मशक्ति जो एक स्त्री में होती है उसका आपने जो है भरपूर उपयोग किया है। अभी आप सुन रहे थे जानी मानी लेखिका और समाज सेविका प्रोफेसर डॉक्टर बीना बुदकी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। ये था इस बातचीत का दूसरा भाग। इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे आज ही के दिन अगले हफ्ते। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इनसे मिलिए।